हाँ जी बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। देखो जैसे हमारे पास एक यूनिट तो हम कर चुके हैं, यूनिट 1, इसमें हमारे 4 चैप्टर थे। कौन कौन से चैप्टर थे बताओ? एक थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। हाँ जी ठीक है। दूसरा चैप्टर था कैश फ्लो, तीसरा चैप्टर था अर्निंग पर शेयर, और चौथा चैप्टर था रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। बच्चों सुनो ध्यान से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आएंगे। ये तीनों चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। 24 मार्क्स की है ये पूरी यूनिट, 3 चैप्टर में करा चुकी हूँ। इससे 3 या 4 नंबर का आएगा तो सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन है। समझे कि नहीं समझे? इसका क्वेश्चन आएगा थ्योरी का, इससे नो प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? कोई डाउट है? पहला क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने करा दिया, पूरा क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन इस पे। तो कैश फ्लो मैंने करा दिया, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में आएगा मोस्ट प्रोबेबली। और अर्निंग पर शेयर और रेशो अब इन तीनों में से कोई 2 प्रैक्टिकल आएंगे, समझ गए? और इससे कोई प्रैक्टिकल आएगा नहीं, वो मैं करा चुकी हूँ। अब हम अपनी अगली यूनिट शुरू कर रहे हैं। यूनिट का नाम क्या है बताओ? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। 2 चैप्टर है इस यूनिट में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। बाकी सारे थोड़े छोटे मोटे थ्योरी व्योरी के चैप्टर हैं। मेनली 2 ही चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। समझ गए या नहीं समझ गए? हैं? हाँ तो ये गुडविल ही तो हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, वो कोई नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड नहीं आएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही आएगा और वैल्यूएशन ऑफ शेयर ही आएगा। पहले भी ये सिलेबस में था, तो गुडविल और शेयर से क्वेश्चन आएगा, ब्रांड से क्वेश्चन नहीं आएगा। लिखवा के ले लो, रिटर्न में ले लो मुझसे, मैं रिटर्न में दे सकती हूँ आप लोगों को कि ब्रांड से क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए? मोस्टली वैल्यूएशन ऑफ शेयर से ही आता है, गुडविल इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि शेयर्स की वैल्यूएशन के लिए गुडविल की वैल्यूएशन वर्किंग नोट में होती है, शेयर की वैल्यूएशन के लिए गुडविल की वैल्यूएशन किस में होती है? वर्किंग नोट में, इसलिए करवाना पड़ रहा है। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको लग रहा है कि वो चैप्टर है जो 12th में था? नहीं, 12th में तो बिल्कुल छोटा सा माइनर सा बच्चों जैसा चैप्टर था। अब ये चैप्टर बहुत लार्ज होके आया है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें ऐड होके आए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो गुडविल को डिफाइन करना, गुडविल को क्या करना? डिफाइन करना। और क्या इसका ऑब्जेक्टिव बताओ गुडविल डिफाइन करने के अलावा? नेचर एंड सोर्सेज ऑफ गुडविल समझने, है ना। नीड क्यों है गुडविल वैल्यूएशन की? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना। कैपिटल एम्प्लॉयड को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ गए? और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को समझना। मतलब अलग अलग चीजें हैं जो हम डिफरेंट स्टेजेस पे करते रहेंगे। नाम पढ़ के मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, बिना बात पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा। सबसे पहले गुडविल क्या होती है? किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। बिजनेस की रेपुटेशन, अच्छा जैसे एक बात बताओ, मेरे पास हर साल 500 बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना। अगर 500 बच्चों की जो मतलब मेरी रेपुटेशन उतनी है कि 500 बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर उनकी पैसे के टर्म्स में वैल्यू की जाए तो वो मेरी क्या कहलाएगी बताओ? गुडविल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? ए फर्म रेपुटेशन इज जनरली असेस्ड बाय गुडविल। फर्म की रेपुटेशन को किससे कैलकुलेट किया जाता है? गुडविल से। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ओके, थ्योरी थ्योरी है, पढ़ लेना। आप लोगों को जो थ्योरी समझ में ना आए आप मुझे बता देना, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई जो है गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत कब कब पड़ती है। इंपॉर्टेंट कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये थ्योरी में अक्सर आ जाता है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब तक कब पड़ती है? जब 2 कंपनी अमलगमेट होती है, जो 2 कंपनी मिलती हैं, जैसे सपोज करो आपके पास 2 कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों मिला के ए बी लिमिटेड बनना चाह रही है, तो इनको कहते हैं अमलगमेशन। क्या कहते हैं? अमलगमेशन। तो हमें इसकी भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसकी भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। भाई दोनों की जितनी इज्जत होगी उसी के हिसाब से उनका वो ए बी लिमिटेड में क्या होगा? शेयर होगा। समझो मेरी बात, समझो। अगर मान लिया ये जियो की कंपनी है ना, और एक छोटी सी कोई भी लगा लो, मान लिया कौन सी कंपनी है, मान लिया वोडाफोन में कौन अमलगमेट हुई है?
अभी कोई छोटी सी कंपनी बताओ मुझे, जियो के साथ एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है। अगर ये दोनों अमलगमेट हो रही है तो आपको पता है जियो की गुडविल बहुत ज्यादा है, एक्स लिमिटेड की गुडविल बहुत कम है। तो जब ये दोनों कंपनियां मिलेंगी तो एबी लिमिटेड में जियो के शेयर होल्डर का हिस्सा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, और एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर का हिस्सा क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से अमलगमेशन के केस में गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। जब दो कंपनियां अमलगमेट होती है तब हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि डिसाइड कर पाए कौन सी कंपनी कितने होल्डिंग रख सकती है। और कब जरूरत पड़ती है बताओ, गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को अक्वायर करती है। समझो मेरा कोचिंग सेंटर है, इसमें 20 लाख की एसेट है, क्या मैं अपने कोचिंग को 20 लाख में बेच दूंगी, नहीं बेचूंगी, क्योंकि कोचिंग की एक गुडविल भी तो है, शायद मैं 1 करोड़ में भी ना बेचूं। समझ में आ रही है, 80 लाख फालतू किस चीज के लूंगी, गुडविल के लूंगी डेफिनेटली। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जो फालतू पैसे लूंगी वो मैं गुडविल के लूंगी। तो जब एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करती है तो ना केवल उस कंपनी की एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करती है बल्कि गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करती है। अब मैकडोनाल्ड वाले हैं, है ना, जितनी एसेट है कि वे अपने अपने को दूसरे में बेच दे, समझो ना मेरी बात समझो। व्हाट्सएप ने अपने आप को मेटा को बेचा, है ना, फेसबुक को बेचा जब, है ना, तो व्हाट्सएप में जितनी एसेट होगी क्या उतने ही प्राइस पे बेचा होगा, नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे बेचा होगा। एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के लिए, गुडविल के लिए। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती है तब गुडविल होती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। उसके बाद when company wants to write off or reduce debit balance of profit and loss account। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब लॉस होता है, उस लॉस को खत्म करना है, मतलब एक डेबिट बैलेंस को खत्म करना है तो दूसरे डेबिट बैलेंस को क्रिएट कर दो, है ना। तो पीएनएल के डेबिट बैलेंस को अगर खत्म करना है तो गुडविल के डेबिट बैलेंस को क्रिएट करके, है ना, कंपनी को वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। वो कैसे होता है जब हम करेंगे ना इसके टॉपिक में, जब समझेंगे। when company wants to exercise controlling interest in another company, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में कितना कंट्रोल है, जब वो कैलकुलेट करना चाहती है तो कंपनी गुडविल की कैलकुलेशन करना चाहती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, राइट ना। जैसे एक कंपनी का दूसरी कंपनी में कंट्रोल कैसे हो सकता है, मैं एग्जांपल दूं, जैसे एक्स लिमिटेड है ना, ये होल्डिंग कंपनी है, इसने वाई लिमिटेड के शेयर होल्ड कर रखे हैं, वाई लिमिटेड के शेयर क्या कर रखे हैं, एक्स लिमिट वाई लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर किसने खरीद रखे हैं, एक्स लिमिटेड ने। तो जब वो अपना एक्स लिमिटेड अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाह रही है तो गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, अगला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अगले चैप्टर जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वर्किंग नोट में बनेगी। तो शेयर की वैल्यूएशन के लिए गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब समझ गए जाएंगे, है ना। फिर कहते हैं when conversion of share one class to another class, जब शेयर को हम एक क्लास दूसरी क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक क्लास टू दूसरी क्लास, मतलब जैसे 10% शेयर है उसको 15% में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिडीमेबल को ई रिडीमेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो एक क्लास को दूसरी क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं तब गुडविल की कैलकुलेशन करती है। और व्हेन गवर्नमेंट टेक ओवर द कंपनी बिजनेस, जब गवर्नमेंट कंपनी का बिजनेस ले लेती है तब हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी सिचुएशन है जब हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। मोस्टली हम नॉर्मली गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करते कि भैया मन किया चलो आज कर लेते हैं गुडविल की कैलकुलेशन, आज मेरा मन कर रहा है बैठे बैठाए मैं गुडविल की कैलकुलेशन कर लूं, मन करने पे गुडविल कैलकुलेशन नहीं करते। जब बिजनेस का रूप चेंज होता है ना, जब गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। याद करो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी गुडविल की कैलकुलेशन कब होती थी, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता था, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती थी, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाती थी, है ना, तभी हम गुडविल की कैलकुलेशन करते थे ना। मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता था, दोबारा से चेंज होती थी, तब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते थे। नॉर्मली बैठे बैठाए तो गुडविल की कैलकुलेशन नहीं कर लेते थे ना। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, कंपनी जब दो कंपनियां मिलेंगी, है ना, जब शेयर की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, जब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जानना होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। या फिर जो है कंपनी को, है ना, एक कंपनी को दूसरे बिजनेस का टेक ओवर करना है, या गवर्नमेंट को कंपनी को टेक ओवर करना है, तो उस टाइम हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। फैक्टर इफेक्टिंग द गुडविल, ये तो 12th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं, किन किन कारणों के कारण गुडविल बढ़ती है और किन किन कारणों के कारण घटती है। समझो मेरी बात समझो। पहला फैक्टर है प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा गुडविल उतनी ही ज्यादा होगी, प्रॉफिट जितना कम होगा गुडविल उतनी ही कम होगी, तो जेन्युइन फैक्टर है।
कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुडविल के लिए। समझो मेरी बात, समझो। एक बिजनेस ने सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के 10,000 रुपए प्रॉफिट कमाया और दूसरे बिजनेस ने 10 लाख रुपए लगा के 10,000 प्रॉफिट कमाया, तो बताओ किसकी गुडविल ज्यादा है? जिसने 1 लाख रुपए लगा के 10,000 प्रॉफिट कमाया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी इतनी जरूरी है। इल्ड एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर, इल्ड मतलब कमाई। इन्वेस्टर को इल्ड ज्यादा मिलने वाली है तो गुडविल ज्यादा होगी, इल्ड कम मिलने वाली है तो गुडविल कम होगी। लॉन्गेविटी ऑफ कंसर्न, बिजनेस जितने लंबे समय से चला आ रहा है अज्यूम किया जाता है गुडविल उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, नया बिजनेस की गुडविल कम होती है। आगे देखिए, कस्टमर एसोसिएशन, अगर आपका कस्टमर आपके पास बार बार लौट के आता है ना, तो आपकी गुडविल क्या है? ज्यादा। एक बार आ गया फिर चला गया फिर कभी नहीं आया तो आपकी गुडविल क्या है? कम, है ना। मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपका मतलब जैसे मार्केट में 100 यूनिट बिकती है और आपकी उसमें 60 यूनिट बिकती है तो आपकी गुडविल डेफिनेटली क्या है? ज्यादा है। और 100 में से सिर्फ 2 ही यूनिट आपकी बिकती है तो आपकी गुडविल क्या है? कम है। तो अगर आपका मार्केट शेयर ज्यादा है तो गुडविल ज्यादा है और मार्केट शेयर कम है तो गुडविल कम है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, डेफिनेटली अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो गुडविल ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है तो गुडविल कम है ना। पोजीशन ऑफ कंपिटिटर, अगर कंपिटिटर आपसे डरते हैं, कंपिटिटर के मन में आपके लिए खौफ है तो इसका मतलब आपकी गुडविल अच्छी है। और कंपिटिटर आपसे बिल्कुल बह नहीं खाते तो इसका मतलब आपकी गुडविल क्या है? खराब है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? कंपटीशन अच्छा है। नेचर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, अगर आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपने एसी बेच दिया उसके बाद आपने कहा 4 साल तक हम आपकी फ्री में रिपेयर करके देंगे, तो उस सिचुएशन में आपकी गुडविल अच्छी होती है ना। और अगर आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी गुडविल क्या होती है? कम होती है। आगे देखिए, रिलेशनशिप ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ, अगर मैनेजमेंट और स्टाफ की रिलेशनशिप अच्छी है तो गुडविल अच्छी होगी और अगर उनकी रिलेशनशिप खराब है तो गुडविल कम होगी। लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का लोकेशन फेवरेबल है, देखो मैंने रोड पे इंस्टीट्यूट चला रखा है तो मेरी गुडविल अच्छी है। अगर मैं कहीं रोड अंदर ले जाके इंस्टीट्यूट को चलाऊं तो बच्चों को आने जाने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, तो मेरी गुडविल क्या हो जाएगी? तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप टेकन टू पॉपुलराइज द ब्रांड, एडवर्टाइजमेंट पे ब्रांडिंग बनाने में जितना ज्यादा खर्च करोगे गुडविल उतनी अच्छी होगी, ब्रांडिंग बनाने में जितना कम खर्च करोगे गुडविल उतनी ही खराब होगी। टेक्निकल इनोवेशन, अगर टेक्निकली आप अपने आप को साउंड किए जा रहे हो तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी और अगर आप टेक्निकली अपने आप को पीछे रखोगे तो आपकी गुडविल क्या होगी? कम रह जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों? टैक्स प्लानिंग, अगर टैक्स प्लानिंग अच्छी है, टैक्स कम पे करते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा बचता है आपके पास तो गुडविल अच्छी रहेगी। प्लानिंग के थ्रू, इवेजन के थ्रू नहीं, टैक्स चोरी नहीं करना, टैक्स प्लान करके टैक्स कम पे करना है ना। और अगर आपके बिजनेस में टैक्स प्लानिंग ही नहीं है तो गुडविल आपकी क्या होगी बताओ? कम होगी। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैच्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो गुडविल डेफिनेटली ज्यादा होगी। याद है कोरोना टाइम में पेटीएम को कितना सपोर्ट मिला था गवर्नमेंट से? आज पेटीएम को बंदा बंदा जानता है ना। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट है तो गुडविल ज्यादा होगी और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है तो गुडविल कम होगी। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये थ्योरी के पॉइंट है इतने। आगे देखिए, कंपोनेंट ऑफ गुडविल, इसको ना मैं थ्योरेटिकली कराने के लिए गए ना, प्रैक्टिकली इसको बताती हूँ पूरा, फिर इसको थ्योरी में समझाऊंगी ना वो आपको बेटर समझ में आएगा। सुनिए ध्यान से प्लीज। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट। क्या चाहिए? और प्रॉफिट हमें ऐसा वैसा नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट उसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना। उसको हमें प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखो देखो ये थ्योरी में पढ़ाती हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए समझो। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जो प्रॉफिट आपने कमाया है आप उसको कन्वर्ट करोगे। अरे यार ये आज में प्रॉफिट को आप कन्वर्ट करोगे कौन से प्रॉफिट में? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में। अब मैम ये प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होता है और जरूरत क्यों होती है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में कैलकुलेट करने की? देखो, एक प्रॉफिट होता है जो हम कमा चुके हैं और एक प्रॉफिट होता है जो हम फ्यूचर में कमाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अपने गुडविल के कारण हम पास का प्रॉफिट कमा चुके हैं, फ्यूचर में कमाएंगे, फ्यूचर में कमाएंगे। समझो, आज की गुडविल हमारे फ्यूचर का प्रॉफिट कमा के देगी। समझो मेरी बात, समझो। आज की गुडविल हमें कौन सा प्रॉफिट कमा के देगी? फ्यूचर का। तो आज की गुडविल से आप फ्यूचर का प्रॉफिट निकाल सकते हो या फ्यूचर के प्रॉफिट से आप आज की गुडविल निकाल सकते हो।
क्लियर हुआ ना? आज की गुडविल और फ्यूचर के प्रॉफिट में अंतर समझ में आया? भाई मेरी जो आज मार्केट में गुडविल है वो मुझे फ्यूचर का प्रॉफिट कमा के देगी, तो मेरी आज की गुडविल से मैं फ्यूचर का प्रॉफिट निकाल लूंगी, या फिर फ्यूचर के प्रॉफिट से मैं आज की गुडविल निकाल लूंगी। बात तो क्या है, सेम ही है। लेकिन मेरे पास फ्यूचर का प्रॉफिट तो है नहीं, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट आएगा कौन जानता है, मेरे पास तो सिर्फ कौन सा प्रॉफिट है, पास का प्रॉफिट है। तो मैं क्या करूंगी, पास के प्रॉफिट में कुछ प्लस माइनस करके उसको फ्यूचर का प्रॉफिट बनाऊंगी। मैम ये कैसे हो जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी मम्मी घर के खर्चे में ना ऐसे ही करती है। आपके घर में सपोज करो 1 लाख रुपया खर्चा आया, कितना खर्चा हुआ है इस महीने, 1 लाख। अब मम्मी अंदाजा लगाना चाहती है कि अगले महीने कितना खर्चा आएगा, तो मम्मी क्या कहेगी, भैया अगले महीने जो है सर्दियां आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जाएगा, तो 1 लाख में से 20,000 क्या कर दो, माइनस। किस चीज के माइनस कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल के। तो कितने हो गए 80। फिर 80,000 में बच्चों का एडमिशन होना है तो 1 लाख रुपए ऐड कर दो, तो 1 लाख में 80,000 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 1,80,000। समझ रहे हो ना? तो मम्मी पास के खर्चे के बेसिस पे फ्यूचर के खर्चे को क्या कर लेती है, एस्टिमेट कर लेती है। तो हम भी पास के प्रॉफिट के बेस पे फ्यूचर के प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? मान लिया पास का प्रॉफिट हमें जो भी दिया हो क्वेश्चन, ईयर 1, 2, 3, 4, कितने भी साल का दिया हो सकता है। लेट्स सपोज करो 4 ईयर का दिया है, बस मैं 4 साल मान के चल रही हूँ, है ना, मेरा बोर्ड ही इतना बड़ा है कि मैं 4 साल मान के चल रही हूँ। अदरवाइज प्रॉफिट आपको 1 साल का भी दिया हो सकता है, 2 का भी दिया हो सकता है, 4 का भी दिया हो सकता है और 10 का भी दिया हो सकता है। वो क्वेश्चन देगा कि पिछले कितने सालों का प्रॉफिट आपको दे रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो मैंने 4 साल का प्रॉफिट माना कि हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का। ये प्रॉफिट गिवन है ना? इसमें से पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा ये प्रॉफिट कौन सा गिवन होगा क्वेश्चन में, फ्यूचर का या पास का? पास का। कौन सा, पास का। पास का प्रॉफिट गिवन होगा ना। सपोज करो अभी चल रहा है 2023, तो ये दिया होगा 2022 का प्रॉफिट, ये दिया होगा 2021 का प्रॉफिट, ये दिया होगा 2020 का प्रॉफिट और ये दिया होगा 2019 का प्रॉफिट। समझ गए या नहीं समझ गए? अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, जैसे हमारा ईयर चल रहा है 2023, है ना। इसका प्रॉफिट तो अभी हमें पता ही नहीं क्योंकि ये तो करंट में चल रहा है 2023, तो 2023 तो अभी करंट में चल रहा है, तो इसका प्रॉफिट तो हमें पता नहीं। हमें तो इससे पिछले प्रॉफिट पता है ना, 22 का प्रॉफिट पता है, 21 का प्रॉफिट पता है, 20 का प्रॉफिट पता है और 19 का प्रॉफिट भी पता है। तो जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है हम वो ले लेंगे। ले लिया हमने वो प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या हुआ होगा बताओ, टैक्स माइनस करने के बाद आया होगा। तो जो टैक्स माइनस किया उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, इस टैक्स को ऐड करेंगे। जो हम टैक्स क्या कर चुके हैं, माइनस, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, ऑलरेडी डिडक्टेड। भाई एक बात बताओ, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रही हूं। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स क्या करते हैं, माइनस। तो जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो हमें प्रॉफिट दिया वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, टैक्स ऑलरेडी क्या रखा होगा, माइनस। तो हम उस टैक्स को वापस क्या करेंगे, ऐड। तो क्या निकल के आएगा हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो निकल के आया, इट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी, अब सुनते जाना क्या है, क्या कहानी है, इसमें क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, बताती जाऊंगी, आप समझते जाना। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, मतलब इन 4 सालों में आग लग चुकी है, चोरी हो चुकी है, भूकंप आ चुका है, तो क्या बताओ वो आगे भी आएगा, आग आगे भी लगेगी, नहीं। चोरी आगे भी होगी, नहीं। भूकंप आएगा आगे, नहीं। या फिर ये कह सकते हो कि आग लगने का गुडविल से कोई लेना देना नहीं होता। भगवान ना करे मेरे कोचिंग सेंटर में आग लग जाए तो उससे मेरी गुडविल कम होगी, नहीं होगी, बल्कि आपको सिंपैथी और जनरेट हो जाएगी, हाय बेचारी मैडम के कोचिंग में क्या लग गई, आग लग गई। तो आग लगने से गुडविल का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये एबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं बताओ, माइनस। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा बताओ, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा हमें एबनॉर्मल लॉस, जैसे कौन कौन से लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे लॉसेस हमें क्या करने पड़ेंगे बताओ, ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इन लॉसेस का गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए या नहीं समझ गए?
उसके बाद और क्या करना पड़ेगा बताओ, रुक जाओ 1 मिनट। नॉन ऑपरेटिंग जो है इनकम है, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। कौन से लॉस है? नॉन ऑपरेटिंग, मतलब जिसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरी बिल्डिंग थी, मैंने 10 लाख की 9 लाख में बेच दी, तो 1 लाख का मुझे क्या हो गया? लॉस। क्या वो बिल्डिंग बेचने से मेरी ट्यूशन पढ़ाने की गुडविल कोई अफेक्टेड हुई? नहीं। मैं बिल्डिंग महंगी बेचूं या सस्ती बेचूं, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर नॉन ऑपरेटिंग लॉस भी माइनस हो चुके हैं तो आप उनको भी क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ऐड क्या करोगे बताओ? नॉन ऑपरेटिंग लॉस। नॉन ऑपरेटिंग लॉस वो होते हैं जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, ये भी ऑलरेडी क्या हो चुके हैं बताओ? माइनस। तो इन्हें भी क्या कर देंगे? ऐड। अब लेस क्या करोगे? एबनॉर्मल इनकम। लेस क्या करोगे? एबनॉर्मल इनकम जो कभी कभी आती है, वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी होगी। भाई मेरा एबनॉर्मल लॉस का गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, तो एबनॉर्मल इनकम का भी गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे मैम एबनॉर्मल इनकम में क्या क्या आ गया बताओ? एबनॉर्मल इनकम में आ गया जैसे इंश्योरेंस क्लेम, है ना? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, लॉस बाय फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला होगा, तो वो मेरी गुडविल के कारण थोड़ी ना मिला है। तो इंश्योरेंस क्लेम मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? माइनस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम जो ऑलरेडी ऐड हो चुका है उसे क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस। और हम मुझे माइनस करनी पड़ेगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब वो इनकम जो मुझे आ चुकी है पर मेरी गुडविल के कारण नहीं आई, तो वो भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? माइनस। इनकम माइनस हो चुकी है, इनकम क्या हो चुकी है? ऐड हो चुकी है, तो उसे क्या कर देंगे? माइनस। समझो, ऐसे रट्टा लगा लो। एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है तो उसे क्या कर देंगे? ऐड। नॉन ऑपरेटिंग लॉस माइनस हो चुका है तो उसे क्या कर देंगे? ऐड। एबनॉर्मल इनकम ऐड हो चुकी है तो उसे क्या कर देंगे? माइनस। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो चुकी है तो उसे क्या कर देंगे? माइनस। अब कौन सी ऐसी इनकम है जिसका मेरी गुडविल से कोई लेना देना है? रेंट मिल रहा है, क्या मेरी गुडविल के कारण मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बिल्डिंग किराए पे चढ़ा रखी है, इसलिए मिल रहा है। डिविडेंड मिल रहा है, क्या मेरी गुडविल के कारण मिल रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने शेयर खरीद रखे इसलिए मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मेरी गुडविल के कारण मिल रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने डिवेंचर खरीद रखे इसलिए इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या मेरी गुडविल के कारण है? नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मेरी गुडविल के कारण नहीं है। तो ये सारी इनकम जो ऐड हो चुकी है उसे हम क्या कर देंगे बताओ? माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? क्लियर हो रही है? आगे चलिए, आगे भी और बहुत है, बहुत कुछ ऐड लेस करना है, अभी तो थोड़ा सा ही किया है। देखिए अब आगे देखिए। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे थे जो पास्ट में नहीं होते थे पर फ्यूचर में होंगे, समझो, तो उन्हें क्या कर देंगे? माइनस। पास्ट में नहीं होते थे पर क्या होंगे? फ्यूचर में। मैं एग्जांपल बताती हूँ। हम अपनी कंपनी को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। पहले तो कंपनी की मैनेजमेंट ओनर ही संभाल लेता था, पर अब जो जो हम उसने कंपनी खरीद रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो उसको मैनेजमेंट संभालने के लिए क्या रखने पड़ेंगे? इंप्लॉइज रखने पड़ेंगे। तो वो खर्चे क्या कर देंगे बताओ? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। तो लेस कर देंगे एक्सपेंसेस not incurred in past, not incurred in past, but will be incurred in future, will be incurred in future, क्योंकि ये खर्चे फ्यूचर में होंगे। समझो मेरी बात समझो। पास में क्या था कि मैं अपना काम खुद ही संभाल लेती, मैं ही ओनर थी, मैं ही मैनेजमेंट थी। मेरी कंपनी छोटी सी कंपनी थी, मैं ही ओनरशिप थी, मेरे पास ही मालिकाना हक था कंपनी का, और मैं ही मैनेजमेंट संभाल लेती थी। लेकिन अब मैंने अपनी छोटी सी कंपनी किसी बड़ी कंपनी को क्या कर दी? सेल कर दी। अब बड़ी कंपनी के ओनर के पास उतना टाइम नहीं है, तो उसको क्या रखनी पड़ेगी? मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी। अब मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी तो उसको क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो खर्चे अब क्या हो जाएंगे? माइनस। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो पास्ट में नहीं होते थे पर फ्यूचर में होंगे, वो क्या करेंगे? लेस। और जो जो खर्चे पास में होते थे पर फ्यूचर में नहीं होंगे उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस incurred in past but not incurred in future। ऐसे कौन से खर्चे? एक एग्जांपल बताती हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सुनो ध्यान से प्लीज। मान लिया जो है, पहले मुझे बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ रही थी। किस पे लेनी पड़ रही थी? तो रेंट जा रहा था। अब मैंने अपनी कंपनी, बड़ी कंपनी को क्या कर दी? सेल। बड़ी कंपनी के पास अपनी एक बिल्डिंग है प्रॉपर,
तो उसको किराए पे बिल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है, तो वो खर्चा उसका बच जाएगा बड़ी कंपनी का। तो वो क्या करेंगे बताओ, माइनस। वो अपनी ही बिल्डिंग में हमें एक छोटा सा स्पेस दे देगा, समझ गए। हमारी कंपनी छोटी सी थी, हमने बिल्डिंग किराए पे ले रखी थी, हमें रेंट पे करना पड़ता था, है ना। अब हमने कंपनी बड़ी कंपनी को भेज दी, बड़ी कंपनी के पास अपनी बिल्डिंग है, तो उसी में से 4 रूम हमें दे दिए जाएंगे, तो अब हमें रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो खर्चे हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? इसी तरीके से आगे चलिए। ये जो निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मैम सारे पॉइंट आएंगे नहीं, कोई 4 5 6 पॉइंट आएंगे, लेकिन हमें नहीं पता कौन से आएंगे, तो हमें सारे करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इनकम अर्नड इन पास बट नॉट अर्न इन फ्यूचर, उसे क्या करेंगे बताओ। जो इनकम पहले कमाते थे अब नहीं कमाएंगे, तो उसे क्या कर देंगे, माइनस। वैसे ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है, फिर वो कोई हमारी कंपनी खरीदेगा ही क्यों, है ना। जब पहले कमाते थे अब नहीं कमाएंगे। लेट्स सपोज करो इनकम अर्नड इन पास, हमने पहले तो कमाते थे पर अब नहीं कमाएंगे, बट विल नॉट अर्न इन फ्यूचर, अब फ्यूचर में कमाई नहीं जाएगी, उसे क्या कर देंगे बताओ, माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जो इनकम हम पास में कमाते थे पर फ्यूचर में नहीं कमाएंगे, वो हम क्या कर देंगे बताओ, माइनस कर देंगे। समझ में आ गई, राइट? ओके। एक और जो चीज है वो लेस करेंगे, समझो मेरी बात समझो। हमारी इन्वेस्टमेंट ना 2 तरीके की होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों? अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, कभी आपने सुना भी हो तो। एक इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और दूसरी कौन सी होती है बताओ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। वो इन्वेस्टमेंट जो हम बिजनेस के लिए ही करते हैं वो क्या कहलाती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाए तो इसलिए कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। समझो मेरी बात समझो, है ना। मुझे एसी को एक्सचेंज करना है, एसी मुझे पता है आज मैंने एसी खरीदा है, 5 साल बाद मुझे एसी क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं अभी से थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दूंगी एसी चेंज करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसका पर्पस बिजनेस को ही लगाना है। मुझे एक मशीन चेंज करनी है, मैंने एक शर्ट कटिंग करने की, शर्टों की कटाई करने की एक मशीन खरीदी है 1 करोड़ रुपए में। मेरी शर्टों की फैक्ट्री है, शर्टों की फैक्ट्री में शर्टों की कटाई करने के लिए 1 करोड़ रुपए में मैंने मशीन खरीदी है ना। अब वो मशीन मुझे पता है 10 साल चलेगी, 10 साल बाद मुझे एक नई मशीन और खरीदनी पड़ेगी, तो 1 करोड़ रुपए जब एकदम से तो आएंगे नहीं, बारिश तो होगी नहीं पैसों की, तो मैं अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगी उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अगर मान लिया मेरे को पास किसी साल 1-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा रह गया, और एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ब्याज हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट से भी मिलता है और ब्याज हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से भी मिलता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस से रिलेटेड होती है, इससे इसका गुडविल से रिलेशन होता है, पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, इसलिए इसका गुडविल से कोई रिलेशन नहीं होता। तो हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद रखना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ब्याज माइनस नहीं करना, सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट का ब्याज माइनस करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ब्याज माइनस करना है। समझ में आ रही है बच्चों? कौन सी इन्वेस्टमेंट का ब्याज माइनस करना है, नॉन ट्रेड का। बुक में भी आपको इतना डीपली नहीं बताया होगा, कोई सी भी बुक पढ़ लेना, राइट? ठीक है, आप जे.आर. मोंगा पढ़ लेना, पीसी तुलसियान पढ़ लेना, किसी भी बुक में इतना डीपली नहीं बताया होगा, राइट? तो आपको ये मैंने क्वेश्चन से निकाला, ये पूरा फॉर्मेट बुक में कहीं गिवन नहीं है, ये फॉर्मेट, ये अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों को इकट्ठा करके मैंने एक फॉर्मेट बना दिया। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? जो 10 क्वेश्चनों में 10 अलग अलग पॉइंट, किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट मिलता है, किसी में ये मिलता है, किसी में वो मिलता है, किसी में वो मिलता है, तो हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट मिलते हैं। मैंने क्या किया, जो 10 क्वेश्चन के 10 पॉइंट थे उन सबको इकट्ठा करके एक फॉर्मेट बना दिया, ताकि हमें क्वेश्चन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ रही है? उसके बाद नहीं तो बुक में कहीं नहीं है ये फॉर्मेट, ये जो आएगा ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में आएगा। लेकिन अब हाँ, नहीं ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करना, सिर्फ नॉन ट्रेड का लेस करना, वही तो बोल रही हूँ। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ब्याज माइनस नहीं करना, क्योंकि उस ब्याज का गुडविल से लेना देना होता है, वो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो ब्याज भी बिजनेस के कारण ही आया है। हमें सिर्फ किसका माइनस करना है, नॉन ट्रेड का। एक ही क्वेश्चन है
मेरी बुक में, मतलब जे आर मोगा की बुक में, जिसमें ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट किया हुआ है। चाहती तो ये पॉइंट वहां पे बता देते, लेकिन मैं फॉर्मेट में ही बता रही हूँ, ताकि जब आप फॉर्मेट करो तो आपको याद हो ये प्रॉपर तरीके से। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? इसके बाद आपको लेस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। समझो, आपने टैक्स वापस क्या कर दिया था, ऐड। तो टैक्स आपने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था ना, ऊपर टैक्स ऐड, ऐड किया था बताओ, यहाँ ऐड कर दिया था ना टैक्स, तो ऐड कर रखा था, तो आपको क्या करना है बताओ, माइनस। मैम फिर ऐड ही क्यों किया था, क्योंकि वो टैक्स इस प्रॉफिट का टैक्स था। मान लिया 50% टैक्स था, तो वो इस वाले प्रॉफिट का टैक्स था। और अब जो हम 50% टैक्स माइनस करेंगे, वो हम इस प्रॉफिट का टैक्स माइनस करेंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? मान लिया ऊपर 1 लाख प्रॉफिट था, 50% टैक्स लगता है, तो वहां पर 50,000 टैक्स होगा। और नीचे मान लिया वो प्रॉफिट बढ़ बढ़ के 2 लाख हो गया। अब 2 लाख का 50% कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो ऊपर ऊपर वाले प्रॉफिट का टैक्स गलत टैक्स था, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया था, ऐड। अब जो नीचे वाले प्रॉफिट का टैक्स होगा वो फ्यूचर का टैक्स होगा ना, इसलिए उसे क्या कर देंगे, माइनस। तो ये टैक्स जब माइनस कर देंगे, टैक्स कभी दिया होगा, एक आधे क्वेश्चन में दिया है, एक आधे क्वेश्चन में नहीं दिया है। नहीं दिया हो तो आप उसे नील मान लेना। बताया ना मैंने, हर क्वेश्चन का पॉइंट उठा के मैंने फॉर्मेट में चिपका दिए हैं सारे के सारे, राइट। तो ये जो आएगा, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। याद है, आप एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 4 से क्या करते थे, डिवाइड, और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर 25 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई, तो गुडविल आती थी ना। गुडविल का फॉर्मूला याद है, 12th क्लास में याद था। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, था ना। तो जब एवरेज प्रॉफिट करेंगे ना, अब इस यहाँ पर वो इस प्रॉफिट को एवरेज करेंगे। मतलब ये 4 साल का प्रॉफिट है, उसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड, और फिर उसको नंबर ऑफ ए 25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब गुडविल के बेसिक फॉर्मूले तो वही रहेंगे जो 12th में थे, बस उस बेसिक फॉर्मूला में जो कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए थी या फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, उसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अभी भी इसमें 1-2 पॉइंट रह गए, मैं भूल गई उसमें, वो क्वेश्चन के साथ करेंगे। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की, पर 1-2 पॉइंट अभी भी रह गए, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो वाला पॉइंट रह गया, वो बाद में करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट समझ में आया कैसे निकाला जाता है? इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को यूज करके हम इसका एवरेज करके हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? कोई डाउट है? ठीक है, तो ये कहानी है गुडविल की। देखो जस्ट हमारे पास 1 यूनिट तो हम कर चुके हैं,